ताजमहल, लाल किला, जायकेदार खाना। कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मुगलों की कितनी गहरी छाप है? उन्होंने भारत पर 300 से भी ज्यादा सालों तक राज किया और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने इस देश का नक्शा और तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर ऐसी क्या बात थी कि मध्य एशिया का एक शहजादा अपनी किस्मत आजमाने हिंदुस्तान की सरजमीन पर चला आया? चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। 300 साल, सोचिए जरा, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसने एक हारी हुई बाजी से हिंदुस्तान का मुकद्दर ले दिया। तो इस कहानी का हीरो है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। एक तरफ उसकी रगों में तैमूर और चंगेज खान जैसे महान योद्धाओं का खून था, तो दूसरी तरफ वो एक बदनसीब शहजादा था जिसे अपने ही घर फरगाना से निकाल दिया गया था। काबुल पर तो उसने जैसे तैसे कब्जा कर लिया, पर बाबर की भूख, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। उसकी नजरें हिंदुस्तान की बेहिसाब दौलत पर टिकी थीं। और फिर देखिए, किस्मत का खेल, उसे दावत मिली। और वो भी कहाँ से? सीधा दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के नाराज दरबारियों और रिश्तेदारों से। और बस यहीं से वो मंच तैयार हुआ जिस पर लड़ी गई हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक। मैदान था पानीपत का। साल था 1526। एक तरफ थी बाबर की मुट्ठी भर सेना और दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत की 1 लाख की विशाल फौज। देखने में तो ये कोई मुकाबला ही नहीं था ना, है ना? कहाँ 1 लाख सैनिक और कहाँ सिर्फ 12,000। लेकिन बाबर अपने साथ एक ऐसा ट्रम्प कार्ड लाया था, एक ऐसा सीक्रेट वेपन जिसे हिंदुस्तान की जमीन ने पहले कभी नहीं देखा था, तोपें और बारूद। अब देखिए, बाबर का दिमाग वो सिर्फ नई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक कमाल की रणनीति भी लेकर आया था। उसने क्या किया? पहले तो मैदान में खाइयां खुदवा दी ताकि दुश्मन की सेना की रफ्तार धीमी हो जाए। फिर बैलगाड़ियों की एक लंबी कतार खड़ी करके अपनी तोपों के लिए एक मजबूत ढाल बना ली और फिर सही मौके का इंतजार करने लगा। और फिर वो पल आया जिसने लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। जैसे ही बाबर की तोपों ने आग उगली, उनकी गगनभेदी आवाज से लोदी के हाथी, जो उसकी सेना की सबसे बड़ी ताकत थे, ऐसे बिदके कि अपनी ही सेना को कुचलते हुए भाग खड़े हुए। मैदान में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बस कुछ ही घंटों का खेल था, लड़ाई खत्म। इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली में लोदी सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। और इसी जीत के साथ 43 साल के बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के बाद गद्दी पर बैठा उसका बेटा हुमायूं। लेकिन हुमायूं की किस्मत थोड़ी डामाडोल रही। गद्दी मिली, फिर छिनी और फिर बड़ी मुश्किल से वापस मिली। उसके दौर की इसी उथल-पुथल ने उसके बेटे अकबर के लिए जमीन तैयार की। और फिर इतिहास के पन्नों में एंट्री होती है अकबर की, जिसे दुनिया आज भी अकबर द ग्रेट के नाम से जानती है। सोचिए, महज 13 साल की उम्र में कंधों पर इतने बड़े साम्राज्य का बोझ। लेकिन इस लड़के ने बहुत जल्दी सबको दिखा दिया कि वो यहाँ एक लंबा खेल खेलने आया है। अकबर का विजन एकदम क्लियर था। वो ये बात अच्छी तरह समझता था कि अगर हिंदुस्तान के दिल पर मजबूती से राज करना है तो उसे बहादुर राजपूतों को या तो दोस्ती से या फिर जंग से अपने साथ लाना ही होगा। और जैसे ही चित्तौड़ का मजबूत किला मुगलों के हाथ आया, साम्राज्य का नक्शा ही बदल गया। अकबर के दौर में मुगल सल्तनत इतनी फैली कि लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर उसका परचम लहराने लगा। लेकिन देखिए, अकबर की महानता सिर्फ जंग जीतने में नहीं थी, वो एक बहुत ही समझदार शासक भी था। उसने जजिया टैक्स हटा दिया, फतेहपुर सीकरी जैसा खूबसूरत शहर बसाया और सबसे बड़ी बात, उसने हर धर्म का सम्मान किया। इसी ने उसे अपनी प्रजा का हीरो बना दिया। तो अकबर ने साम्राज्य को मजबूत किया और उसके बाद आया उसके पोते शाहजहां का दौर। वो दौर जिसे मुगल काल का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां का नाम आते ही जहन में एक ही तस्वीर आती है ना? ताजमहल, मोहब्बत की वो निशानी जो आज भी दुनिया के अजूबों में गिनी जाती है। और सिर्फ ताजमहल ही नहीं, दिल्ली का वो भव्य लाल किला जहां से सदियों तक हिंदुस्तान की किस्मत लिखी गई। और इनके साथ ही मोती मस्जिद जैसी न जाने कितनी ही शानदार इमारतें। शाहजहां का दौर सच में मुगल आर्किटेक्चर का शिखर था। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती।
इस पूरी शानो शौकत के नीचे एक तूफान पनप रहा था। शाहजहां बूढ़ा हो रहा था और दिल्ली के तख्त के लिए उसके बेटों के बीच एक खूनी जंग की तैयारी हो रही थी। और तख्त की इस खूनी लड़ाई में जीत हुई औरंगजेब की, मुगलों का आखिरी ताकतवर बादशाह, एक ऐसा बादशाह जिसने साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी बुलंदी पर भी पहुंचाया और अनजाने में उसके पतन की कहानी भी लिख दी। औरंगजेब का तरीका बिल्कुल अलग था। उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, अपने ही भाई दारा शिकोह का सर कलम करवा दिया, अकबर की बनाई नीतियों को पलट दिया, जजिया टैक्स वापस लगा दिया। नतीजा, मराठे, राजपूत और कई दूसरे समूह मुगलों के खिलाफ उठ खड़े हुए। साम्राज्य में चारों तरफ विद्रोह की आग भड़क उठी। और फिर साल 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई और उसके साथ ही मानो मुगल साम्राज्य की मजबूत पकड़ भी ढीली पड़ने लगी। अब शुरू हुआ एक लंबे और दर्दनाक पतन का दौर। औरंगजेब के बाद तो मानो दिल्ली का तख्त कमजोर बादशाहों का अखाड़ा बन गया। एक के बाद एक शासक आते गए जाते गए। साम्राज्य अंदर से खोखला हो रहा था और बाहर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। और फिर आया साल 1857 का विद्रोह, जिसके बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया गया और इसके साथ ही 300 साल पुराने इस महान साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो सवाल ये उठता है कि 300 साल से भी ज्यादा लंबे इस सफर के बाद मुगलों की विरासत आखिर है क्या? क्या वो ताजमहल और लाल किले जैसी शानदार इमारतें हैं, या फिर वो संघर्ष और विभाजन की एक कहानी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हमारे आज में छिपा है।